उत्तराखंड के फार्मर्स में मशरूम फार्मिंग का एकदम से इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। तो सर ये किस लिए, क्लाइमेट, मार्केट या सब्सिडी? तो अगर हम बात करते हैं सब्सिडी की, तो सब्सिडी एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है फार्मर्स के लिए जिसमें कि कॉस्ट थोड़ा कम हो जाती है। बट अगर हम लोग मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो सब्सिडी के बाद भी फार्मर्स को वही कॉस्ट आती है जो कि मतलब हम लोग नॉर्मल मार्केट से काम करते हैं। नमस्ते, जय हिंद। वेलकम टू द इंडिया इकोस पॉडकास्ट विद मी एनी। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसी फार्मिंग के बारे में बात करेंगे जो पूरे उत्तराखंड और इंडिया में ट्रेंड में है, मशरूम फार्मिंग। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, डॉक्टर विकास मिश्रा जी। नमस्कार एनी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ अवसर देने के लिए। मशरूम फार्मिंग बेसिकली एक फंगस है जिसको कि हम ग्रो करते हैं सर्टेन मीडिया पे, और आजकल ट्रेंड में इसलिए भी है क्योंकि एक रोजगार का सबसे अच्छा अवसर है ये, फार्मर्स के लिए भी और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। इसमें कई तरीके की मशरूम होती है। जैसे कि आपका कुछ एडिबल मशरूम की बात करें तो आपका ऑयस्टर हो गया, बटन मशरूम हो गया, शिटाके हो गया, एनुकी हो गया, और अगर मेडिसिनल की बात करते हैं तो गैनोडर्मा हो गया आपका। और इन सारी मशरूम्स के अलग अलग फ़ायदे हैं और मार्केट प्लेस में अलग अलग इनके प्राइसेस भी हैं जो कि फार्मर को एक बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। मशरूम फार्मिंग का ट्रेंड उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कैसे शुरू हुआ सर? अगर हम स्पेसिफिकली उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो वेदर कंडीशंस हैं वो काफ़ी फेवरेबल हैं कई टाइप की मशरूम्स के लिए। और इसकी शुरुआत अगर हम देखें एक दशक पहले दिव्या रावत से हुई थी, जिनको कि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की मशरूम फार्मिंग में, जिन्होंने कई सारे फार्मर्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा था इंडिविजुअल सीजनल मशरूम कल्टीवेशन के थ्रू। एंड उसके बाद जब हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कई सारे फार्मर्स बाहर से DMR स्पेशली जो कि हमारा मशरूम ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। दिव्यराज ने कई सारे फार्मर्स को जोड़ा इस लाइन में, और प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की अगर बात करें तो आज इस इंडस्ट्री में कई सारे फार्मर्स हाईटेक मशरूम फार्म को रन कर रहे हैं सक्सेसफुली, और एक अच्छा रोजगार जो है वो का अवसर जो है उन्हें मिल रहा है। आप बताएंगे कि मशरूम को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? हाँ, इस मशरूम को सुपर फूड इसलिए कहते हैं, एक्चुअली क्या है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए स्पेसिफिकली डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए, या फिर बात करें हमारी स्ट्रेंथ के लिए, तो वो इन मशरूम्स में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से। और दूसरा चीज़ क्या है कि प्रोटीन कंटेंट हाई होता है। आज के दौर में क्या है, आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की वजह से कई सारी डिजीज़ जैसे कि शुगर को ही ले लेते हैं, या अगर हमारे पास वेट गेन होता है तो कोलेस्ट्रॉल को ले लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है और कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं इन मशरूम्स में जो कि हमारे इन डिजीज़ से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, इवन क्योर में भी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें ऑयस्टर की, तो ऑयस्टर जो है वो एक ऐसी मशरूम है जिसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं, अगर आप 1 महीने उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में। अगर एक बिगनर फार्मर है तो क्या उसके लिए मशरूम फार्मिंग सेफ इन्वेस्टमेंट है? आपको क्या लगता है? देखिए, बिगनर अगर फार्मर है कोई भी शुरुआती, ये डिपेंड करेगा कि वो किस मशरूम पे काम करना चाहता है, और दूसरा चीज़ ये है कि मार्केट की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर हम किसी भी बिगिनर की बात करें तो सबसे पहले हमें उस चीज़ पे काम करना चाहिए जिसका कि मार्केट डिमांड ज़्यादा है, और दूसरा चीज़ निश मार्केट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आती है कि वो किस लेवल पे शुरुआत करना चाह रहा है। अगर एक ऐसा फार्मर है जो कि मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आता है तो उसको सीजनल यूनिट से शुरू करना चाहिए जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम आता है। जैसे कि बटन मशरूम की अगर बात करते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड भी कम है, उसका रिटर्न भी टाइमली मिल जाता है, लेकिन इसमें कई सारे चैलेंजेस भी हैं क्योंकि मशरूम की खेती जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कई सारी टेक्निकल हिच भी आते हैं जो कि फार्मर्स को कई बार नहीं पता होते हैं, तो उस वजह से नुकसान भी होता है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं कि फ़ायदे की, और अगर कोई भी अच्छे से मेहनत करके सीख के काम करता है तो एक फ़ायदे का सौदा है। अगर जैसे सर मैं अगर फार्मिंग की बात करूं
तो मुझे लगता है फार्मिंग मतलब खेत में ही होगी। तो अब हम मशरूम फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो आप बताएंगे सर हमें क्या चाहिए होगा, क्या स्पेस चाहिए होगा, हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी मशरूम फार्मिंग करने के लिए? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि अगर स्पेस की बात करते हैं, जैसे हमारी आम खेती होती है, चाहे हम वेजिटेबल्स की ले लें, तो उस तरह से इसकी खेती नहीं होती है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए होता है, एक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, चाहे आप ह्यूमिडिटी की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, ग्रोइंग कंडीशन सेपरेट होती हैं। तो बट उत्तराखंड के स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि आप अगर हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं, जिसमें कि हम मशरूम ग्रो कर रहे हैं कई सारे फार्मर्स, तो वहाँ एडवांटेज ये मिलता है कि जैसे अगर हम बटन को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं और वो ग्रो करना चाहते हैं, तो सीजनल के लिए हमें केवल हट की ज़रूरत पड़ती है। एक हम हट बना के उसमें हम रैक्स बना के, क्योंकि रैक बनाने का फ़ायदा ये है कि आप छोटी जगह में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेम चीज़ आपका ऑयस्टर को लेके बात करते हैं, तो प्रोडक्शन का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम ऑयस्टर की बात करेंगे तो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे भी हम ग्रो कर सकते हैं। अगर हम बटन के लिए करेंगे तो इसीलिए सीजनल मशरूम का हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सो दैट कि राउंड द ईयर प्रोडक्शन हम फार्मर के साथ ले सकें। और इन सारी चीज़ों को हमारी कंपनी या हम लोग बताते भी हैं कि आपको किस तरीके से किन चीज़ों को कंबाइन करना है, कौन सी मशरूम को किस टाइम पे उगाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। हाइड्रोफोनिक, सर ये ऐसा वर्ड है जो बहुत ट्रेंड में है, तो पहले तो मैं खुद जानना चाहती हूँ हाइड्रोफोनिक क्या है सर? देखिए हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो एंड पोनोस, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि बात वाटर एंड लेबर, ठीक है। तो जब हम रूट्स का एक्सपोजर डायरेक्टली न्यूट्रिएंट से करते हैं, ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्शन मिलता है या प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है, दैट इज द टेक्नोलॉजी जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट का एक्सपोजर करते हैं डायरेक्ट आपका रूट से, ठीक है। अब इसमें क्या है, कई सारे फैक्टर्स हैं हाइड्रोपोनिक्स में, कई सारी टेक्निक्स आई। अगर हम बात करते हैं पुराने टाइम की, तो और प्लांट की ग्रोइंग कंडीशंस की, ठीक है। प्लांट की ग्रोइंग कंडीशंस क्या हैं, जैसे आपको क्या चाहिए, एक मीडिया चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके, एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो सॉइल में जब हम किसी चीज़ को ग्रो करते हैं तो सॉइल उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, साथ में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। अगर हम उसी चीज़ को किसी और जरिए से दे देते हैं प्लांट को, तो उसमें हमारा क्या है कि जैसे हमने प्लांट को किसी भी ट्रे में रखा, उसको न्यूट्रिएंट सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, उसको खाना मिल रहा है, ठीक, एंड उसको अगर सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, उसको हम बाहर से सपोर्ट दे सकते हैं। तो मेन होता है कि हमें फूड मटेरियल चाहिए और स्टैंड अप होने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उसको हम हटा देते हैं हाइड्रोपोनिक्स में जनरली। अब उसके लिए हमने क्या किया, प्लांट टू प्लांट हमारी टेक्निक्स वेरी हो जाती है। अगर हम लीफी ग्रीन्स की बात करते हैं तो एनएफटी सिस्टम पे काम करते हैं, जिसको कि न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर ऑफ न्यूट्रिएंट जो होती है रूट से पास होती है, और प्लांट को जो हम लोग होते हैं एक प्लास्टिक के, आप हिंदी भाषा में कहें तो प्लास्टिक के पाइप्स बोलते हैं जनरली, ठीक है, उसमें हम लोगों ने बैम्बू में भी ट्राई किया हुआ है उसको सोर्स मीडिया लेके, तो उसमें भी ग्रोथ अच्छी आती है। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर हम टमाटर या बेलवर्गीय प्लांट्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा डच बकेट सिस्टम आता है। डच बकेट में क्या होता है, एक मीडिया भरा होता है फिजिकल सपोर्ट के लिए, जो कि आपका नॉन रिएक्टिव मीडिया होता है, जिसको लीका बॉल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है एक आपका टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उस मीडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लांट को हम दो तरीके से इवन फ्लो मेथड और ड्रिप इरिगेशन दोनों के थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में, अगर हम बाहर देखते हैं इजराइल की बात करें तो इजराइल हमारा 90% प्रोडक्शन जो है वो इसी टेक्निक के थ्रू लेता है। इंडिया में कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि कई बार यूट्यूबर्स को देख के या कुछ ऐसे डिटेल्स देख के लोग अप्रिशिएट हो जाते हैं कि नहीं सर ये फार्मिंग जो है ऑटोमेटिकली हमें ग्रो करके दे देगी, लेकिन फार्मिंग का एक अपना कॉन्सेप्ट है, वो जब तक आप उसमें इनपुट नहीं देंगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। वो कोई मशीनरी नहीं है, दैट इज़ अ टेक्निक जिसको कि आप जितना ही अच्छे से अडॉप्ट करेंगे वो आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो सैनिटाइजेशन बहुत अच्छा चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि कोई भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन न्यूट्रिएंट मीडिया में नहीं होना चाहिए। हमारी एंट्रीज जो होनी चाहिए वो भी प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए। दूसरा, हमारा एनवायरनमेंट कितना कंट्रोल्ड है, टेम्परेचर कितना कंट्रोल्ड है, उस पर भी हमें काम करना होता है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ग्रोथ मीडिया इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं। हम उत्तराखंड की बात करते हैं सर, तो उत्तराखंड के फार्मर्स में मशरूम फार्मिंग का एकदम से इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, तो सर ये किस लिए
क्लाइमेट, मार्केट या सब्सिडी? नहीं, देखिए इसमें तीनों फैक्टर्स को देखा जाए, काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपने बात की एक सब्सिडी की, दूसरा आपने बात की आपका प्रोडक्शन की, मार्केट की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सब्सिडी की, ठीक है, तो सब्सिडी एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है फार्मर्स के लिए जिसमें कि कॉस्ट थोड़ा कम हो जाती है। बट अगर हम लोग मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो सब्सिडी के बाद भी फार्मर्स को वही कॉस्ट आती है जो कि मतलब हम लोग नॉर्मल मार्केट से काम करते हैं। हाँ, अगर लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो सब्सिडी बेनिफिशियल है, लेकिन स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए सब्सिडी पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि इंटरेस्ट जागने का क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़, कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो हमारा इंटरेस्ट होता है नहीं, इसको करके देखना चाहिए। कई लोगों का ये होता है कि हाँ, हमने ये नहीं किया, ये करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट पे काम करते हैं मार्केट में आगे रहने के लिए, लीड करने के लिए, कुछ नया है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट लोगों का, मार्केट वैल्यू, ठीक है। बट मार्केट वैल्यू के साथ साथ ये एक बहुत ही पेरिशेबल क्रॉप है। अगर आपके पास प्रॉपर मार्केट नहीं है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, देन आपको बहुत बड़ा एक लॉस भी हो सकता है। कई बार हम लोग ग्रोवर्स को बताते हैं कि आपकी मार्केट है, नहीं है। पहले तो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग लोकल में सेल कर लेंगे, और डिपेंड ये भी करता है कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक कमर्शियल प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल्स डिफरेंट होते हैं, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, उसका मार्केटिंग का तरीका डिफरेंट है। अगर आप एक एज अ मार्जिनल फार्मर काम कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, उसका प्रोडक्शन डिफरेंट है। तो इन सारे फैक्टर्स पे हमें काम करना होता है। डिपेंड करता है कि फार्मर का इंटरेस्ट किस में है और वो किस लेवल पे काम करना चाह रहा है। कई सारे फार्म्स ऐसे भी हैं जो बंद हो गए हैं, ठीक है। कई सारे फार्म्स ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हम किस चीज़ को देख के मोटिवेट हुए हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आज आप देखेंगे, हम लोगों ने भी विकासनगर और इस एरिया में मशरूम फार्मिंग पे काम किया है। तो जब हम कोऑपरेटिव के साथ काम करते हैं तो उसमें मैंने पहले देखा कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे लोन लेके काम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इनिशियली तो फार्मर को किसी ने बताया नहीं, इसमें बहुत अच्छा पैसा है, सारी चीज़ें हैं, और वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये एक लेबरिश वर्क भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल हमने शुरू किया और काम शुरू हो गया। प्रॉपर प्लानिंग होती है, टाइमिंग होती है कि कब हमें बैग रखने हैं, कहाँ से हमें कंपोस्ट लेना है, स्पॉन कहाँ से लेना है। और जब इनिशियल स्टेज में फार्मर आता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि हम किस चीज़ पे काम करेंगे, ठीक है, और किस टाइम पे हमें ग्रो करना है। वो सारी टेक्निक्स, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें फार्मर को पता करना होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग जब काम शुरू करते हैं तो दूसरे को देख के भी काम शुरू करते हैं। तो कई सारे फार्मर्स मेरे पास आए, बोले सर ये बेनिफिशियल है, हम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली लगभग हमारे साथ करीबन 20 to 30 फार्मर्स जुड़े, जिसमें से कि नेक्स्ट साइकिल में मेरे पास केवल 5 फार्मर रह गए, बाकी ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जब विड्रॉ कर लिया तो फार्मर से मैंने पूछा कि मैंने भाई क्या प्रॉब्लम है। तो फार्मर्स का कहना था कि सर प्रॉब्लम ये है कि एक तो लेबोरियस है, दूसरा क्या है कि हम अपनी बाकी खेती के साथ इसको नहीं करना चाहते, नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने सोचा इसका सोल्यूशन क्या दिया जाए फार्मर्स को। तो हमने क्या किया, सोसाइटी से बात की और उनको एक सोल्यूशन दिया कि हम आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसमें फार्मर जो है वो हमारे साथ जुड़ के काम करेगा, प्रॉफिट सेम होगा, ठीक है, उसको रोजगार भी मिलेगा। दूसरा, उसका जो फंड लग रहा है उसको हम लोग मैनेज करके उसको रिटर्न हम प्रोवाइड कराएंगे, और उसका एक सिंगल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे रादर देन हम लोग इंडिविजुअल छोटी छोटी हट्स बनाने के। उसके कई सारे रीजंस थे, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई आप सिंगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं, लोग आपसे पूछेंगे। तो सिंगल स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये है, एक तो आपका ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा चीज़ क्या है, लेबर, पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है, और मैनेजमेंट, कलेक्शन। अब आप सपोज दैट कि कोई फार्मर 200 बैग के साथ शुरुआत कर रहा है, ठीक है। अब उसने 200 बैग के साथ शुरुआत तो कर दी, लेकिन जब यील्ड आती है तो यील्ड आ रही है पर डे की 5 kg 10 kg। वहाँ हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि 20,000 बैग का है। तो डेली हमारी प्रोडक्शन आ रहा है 400 kg 600 kg। तो किसी को भी आप बोलेंगे जो कि मशरूम की रिटेल सेल कर रहा है या बल्क सप्लाई कर रहा है, वो आपके यहाँ से लेके जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को बोलेंगे नहीं 5 kg मशरूम जाओ और 10 किलोमीटर से जाके ले आओ, तो आपको तुरंत मना कर देगा, सर मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, है ना। तो ये डिफरेंस है आपकी स्ट्रेटेजी में। और आज मेरे साथ नियर अबाउट 124 फार्मर सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और सारी महिलाएं, ठीक है। तो
चेंज आप किस तरीके से ला सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से फार्मर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो प्लानिंग आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाती है। वो सारे आज एंटरप्रेन्योर हैं। और अभी हम लोग जो नेक्स्ट फेज में प्लान कर रहे हैं, अभी तो हम डायरेक्ट फ्रेश मशरूम मार्केट में ले जा रहे थे, अब उसका हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा मशरूम का पिकल हो गया, बिस्किट्स हो गए आपके, उसके फ्रैंकीज हो गए, ये सारी चीज़ें मार्केट में हम लोग लेके आने वाले हैं। सर, अगर मैं मशरूम फार्मिंग की बात करूं, जैसे चैलेंजेस की बात करूं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टेक्निकल नॉलेज की कमी है, या मार्केट का प्रेशर कह सकते हैं, या फिर कंटामिनेशन? अगर चैलेंजेस की बात करें तो कलेक्टिवली ये सारे फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट मोड में और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ये चैलेंजेस आते हैं, और अगर आपको इन चैलेंजेस से बाहर आना है तो कुछ चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। दैट इज़ कि आप जब भी प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो टाइमिंग एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा चीज़ है आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि आप किस टाइम पे उसको प्लान कर रहे हैं। जैसे कि ये भूसा है, एक भूसा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है इसमें। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे चोकर हो गया, चिकन मैन्योर हो गया, जिप्सम हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो ऐड होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो भूसा है उसका कलेक्शन 2 या 3 लॉट का, 4 लॉट का, वो हम लोग अप्रैल और मई में कर लें, क्योंकि इस टाइम पे आपके गेहूं की कटाई होती है। तो उसके भी पे हम लोग अगर कर लेते हैं तो हमें भूसे की कॉस्ट जो है नियर अबाउट 500 के आसपास पड़ती है। अगर हम यही भूसा 3 महीने 4 महीने बाद लेना शुरू करते हैं तो ये 700 से 900 तक पहुंच जाता है। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इस तरीके से ऑफ सीजन में इंक्रीज होती है। अब कई सारे फैक्टर्स ऐसे भी, ऑफ सीजन में हमें रेट भी अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो प्लांट्स आपके सारे टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, एसी प्लांट होते हैं, जिनमें कि आपकी ग्रोइंग कंडीशंस जो होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, CO2 उसमें कंट्रोल होता है आपका। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि आप कंट्रोल करते हैं, उसके बाद आप एक अच्छा प्रोडक्शन देते हैं उसमें। तो दोनों चीज़ें उसमें इंक्रीज होती हैं। जी, मशरूम की लाइफ सुना है सर बहुत शॉर्ट होती है। हाँ, तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का पेरिसेबल होना, मार्केट तक रीचेबिलिटी आपकी डिपेंड करती है। दूसरा, अगर आपके पास सपोज दैट मार्केट रीचेबिलिटी नहीं है तो आपको अल्टरनेट सोर्स या आपको ऐसा मार्केट देखना पड़ेगा जो कि उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की डिमांड रखता है। जैसे कि अगर हम ऑयस्टर की बात करते हैं तो ऑयस्टर बहुत ही पेरिसेबल है, आप उसको 1-1.5 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। अब मार्केट आप करना चाह रहे हैं उसको, सपोज दैट कि आप सेम डे मार्केट नहीं कर पाए, देन आप उसको सन ड्राई या शेड ड्राई कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग डिमांड है मार्केट में। अभी इसकी डिमांड कई जगह जो आपके जिम होते हैं आपके, वहाँ पे इसकी डिमांड एज अ प्रोटीन सोर्स बढ़ गई है काफ़ी। दूसरा चीज़ क्या है कि जो लोग प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं वो एज ए एडिटिव या एज अ वेट सब्सटीट्यूट आपका इस पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। ITC भी इस प्रोडक्ट को लेती है। और अगर हम बात करते हैं बटन मशरूम की, अगर सपोज दैट आपके पास B ग्रेड मटेरियल है तो B ग्रेड आप मटेरियल किसी भी मार्केट में देंगे तो नियर अबाउट 30-40 डिपेंड ऑन किस टाइप का मटेरियल है। इससे बेटर ये है कि आप ओवर साइज चीज़ को वैल्यू एडेड में कन्वर्ट कर लें। आप परफेक्ट साइज़ को कैनिंग कर सकते हैं, दूसरे साइज़ को आप कैनिंग में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप जहाँ जहाँ पे मशरूम का प्रोडक्शन कम है, ठीक है, जैसे साउथ में आपका डिमांड ज़्यादा है, गोवा जैसे सिटीज़ में डिमांड ज़्यादा है, होटल्स इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अगर ऑफ सीजन में फ्रेश मशरूम अवेलेबल नहीं है तो वो कैनिंग को यूटिलाइज करते हैं। दूसरा चीज़ है पिकल। अगर आपको लग रहा है ओवर साइज हो गया है, आप उसको पिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, इंडियन मार्केट में मशरूम फार्मिंग की कितनी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और क्या सर इसमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? हाँ, अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की और मार्केट साइज़ की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स की मार्केट है। अगर हम इंडिया से बात करते हैं, बाहर अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है डिफरेंट मशरूम का चाइना है, और वो बाहर भी देता है, ऐसा नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमने बेसिक मशरूम्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से कह लें या रिसोर्सेज की वजह से कह लें, जो ड्रॉबैक्स आते हैं, और एक मार्केट स्पेसिफिक मार्केट अवेलेबिलिटी हो गई। दूसरा, एक्सपोर्ट के लिए कई सारी टर्म एंड कंडीशंस भी चाहिए, उनकी क्वालिटी इशूज़ भी आते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। उसके हिसाब से ही, जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं जापानीज़ मशरूम है इनुकी, तो इनुकी की डिमांड बाहर काफ़ी है,
इंडिया में कई लोगों ने प्रोडक्शन शुरू भी किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रेगुलर सप्लाई। अगर आप किसी भी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं तो भले ही आप 10 केजी दें, लेकिन 10 केजी आपको 100% डेली देना पड़ेगा। आइदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, उसका रीज़न है। सपोज दैट मैं एक इंडस्ट्री में बैठा हुआ हूँ और मुझे डेली अपने कस्टमर्स को एनओपी देना है, बिकॉज वी आर चार्जिंग अ लॉट फ्रॉम देम। कल को अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है कि हमें चाहिए ये चीज़, और अगर हम लोग मना करते हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी मार्केट पे भी जाता है। तो इसलिए जितना भी हाई प्रोफाइल कस्टमर है हमारा, चाहे वो 5 स्टार होटल्स हो या फिर कैफ़ेज़ हो, जहाँ भी हमारी डिमांड है इस टाइप की मशरूम्स की, उसके लिए हमें एक सर्टेन कंटिन्यूस प्रोडक्शन जो है वो रखना होता है। सर, क्लाइमेट चेंज का मशरूम फार्मिंग में कितना इम्पैक्ट है, स्पेशली अगर हम उत्तराखंड के रीजन की बात करें? क्लाइमेट चेंज का अगर बात करते हैं मशरूम प्रोडक्शन पे, तो इम्पैक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट करेगा भी। उसका रीज़न ये है कि मशरूम प्रोडक्शन के लिए आपको लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे धीरे अगर टेम्परेचर रेज होता है, तो आपको किसी भी चीज़ का टेम्परेचर डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंसुलेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। इंसुलेशन बढ़ाएंगे तो हमें कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो उसका अल्टरनेट या तो हम सोलर सिस्टम पे जाएं, लेकिन सोलर सिस्टम पे भी आजकल अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो कई सारे पैनल्स जलने के, रेडिएशंस के, वहाँ के आसपास के एरिया में ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। तो ये एक क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है कि हमारा वेदर कंडीशंस और बाकी सारी चीज़ें चेंज होगी, तो सर्टेनली इस पे के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सर, इतना जानने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप मशरूम फार्मिंग के बारे में जितने नए फार्मर्स होंगे उनके लिए आप क्या टॉप 3 टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम मशरूम फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस पे कि फार्मर को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है कि मैं बात करूँगा दोनों टाइप के फार्मर्स के लिए, एक मार्जिनल फार्मर हो गया, एक आपका कमर्शियल फार्मर हो गया। और जो हम लोगों ने अनुभव किया है अभी तक, उसके भी यहाँ पे जो मैं शेयर करना चाहूँगा, उसमें सबसे पहली चीज़ है टाइमिंग। टाइमिंग मतलब आप कब अपने प्लांट को शुरू करना चाह रहे हैं। दूसरा चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। मशरूम में क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को समझते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं। सपोज दैट आपको मैंने बोला 100 बैग पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने बोला 100 बैग से आपको 200 केजी मशरूम प्रोडक्शन होगा। आपको बताया कि 200 मतलब आपने 10,000 रुपये लगाए, उसके बाद आपको 20,000 रुपये की मशरूम मिल गई, ठीक है। लेकिन हम आपको ये नहीं बताते कई बार मार्केट में कि आपको उसमें से ही अगले भी बैग खरीदने हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि जब हम स्मॉल स्केल पे चीज़ों को खरीदते हैं तो कॉस्ट जो होती है वो हायर होती है। फार्मर जो होता है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आती है, उसने सपोज दैट मशरूम के बैग्स किसी से खरीदे, मार्केट में सपोज दैट 110 रुपये का रेट है, ठीक है। अब वो डिलीवर होके आपको 120 रुपये का रेट पड़ता है। अगर 1.8 kg नहीं निकला तो आपकी अपनी लेबर अगर है तो आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से लेबर बुला रहे हैं तो आपको लॉस हो जाएगा जी। बिकॉज इसमें केवल हम अभी क्या देखते हैं, जब कोई नया बंदा होता है वो जाता है, बैग रखे हुए हैं, प्रोडक्शन आ रहा है, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है, बैग को रखना, 200 बैग को रखने की लेबर, 200 बैग को डिस्पोज ऑफ करने की लेबर, ठीक है। उसके बाद डेली तुड़ाई करना, उसके बाद उसमें पानी देना, मॉइस्चर मेंटेन करना, इन सारी चीज़ों को लोग नहीं देखते हैं जो नए लोग होते हैं। क्योंकि जब हम किसी को फाइनेंशियल समझाते हैं तो आजकल प्रोजेक्ट बेचने के लिए भी कई लोग गलत फाइनेंशियल्स भी गाइड कर देते हैं जी। लेकिन क्या है कि फार्मर सबसे ज़्यादा लॉस उसी में आता है। कई सारे प्लांट जो होते हैं वो बंद इसलिए होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 3 चीज़ें हो गई आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया एंड टाइमिंग हो गया जी। अगर आप सीजनल से शुरुआत करते हैं, जैसे कि आपका सितंबर अक्टूबर है, तो आप प्रॉफिट कमाने के बाद उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीजनल में हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। इसी तरीके से एसी प्लांट या आपके कमर्शियल प्लांट्स का भी हो गया। कमर्शियल प्लांट्स में एक ड्रॉबैक और आता है, कई लोग कमर्शियल प्लांट जो होते हैं वो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास अपना कंपोस्ट प्रोडक्शन टनल नहीं होता है जी। सबसे बड़ा लॉस वही है,
क्योंकि अगर आपके पास कंपोस्ट प्रोडक्शन टनल नहीं है तो आपके कंपोस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट कह लें या परचेजिंग कॉस्ट कह लें, वो टेंटेटिव 40% प्लस चली जाती है जी। और जब आप लार्ज स्केल पे काम करते हैं और एक 40% से 30% वैल्यू बहुत मायने रखती है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि हमारी कॉस्ट कटिंग कहाँ होगी। फिक्स्ड लेबर अगर हमारे पास अवेलेबल है तो और भी बेटर है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे आप अगर लेबर बुलाएंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। हाँ, कुछ लेबर बुलाना हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, ऐसा नहीं है कि आप सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ रख लेंगे तो वो भी आपका लॉस का रीज़न बनेगा। तो आपको मैन पावर मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड क्रेडिट बेस्ड परचेज। उसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट आपको भूसा परचेज करना है, आपने एक वेंडर से तय किया कि मुझे साल भर भूसा चाहिए, आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। क्योंकि ये सबसे बड़े जो हमने फेस किए हैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। क्योंकि अब आपने क्या किया, किसी भी भूसे वाले से बात कर ली, अब आप 2 लॉट का भूसा आपने मंगाया, ठीक है, उसके बाद वो कहेगा सर एडवांस दो। कई बार आपके पास वहाँ पे वर्किंग कैपिटल नहीं होता है, उस केस में वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आपको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, आप अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रख रहे हैं और आप उससे आप रीपेमेंट्स कर रहे हैं। प्रॉफिट भले ही आपको कम आएगा लेकिन आपका प्लांट रुकेगा नहीं, बंद नहीं होगा, क्योंकि ये अभी केस स्टडीज हैं। अभी एक बहुत बड़ा प्लांट है वो रिसेंटली बंद हुआ है, उसका रीजन भी वर्किंग कैपिटल ही था। ओके। तो इन सारी चीज़ों पे फार्मर्स को ध्यान देना है। रॉ मटेरियल हो गया, दोनों फार्मर्स को इसी टाइप से ध्यान देना होता है। दूसरा है लार्ज स्केल पे जाने के बाद मार्केटिंग, क्योंकि एक बार आप लार्ज स्केल पे चले गए और मार्केटिंग नहीं है आपकी या उसका मैनेजमेंट नहीं है तो सबसे बड़ा लॉस वहाँ भी होता है कि आपने किसी के कहने पे सपोज दैट 5 करोड़ रुपए किसी चीज़ में लगा दिए। अब वो सिस्टम जब प्रोडक्शन देने पे आया तब आपको पता ही नहीं है कि इसका देन करना क्या है, क्योंकि मशरूम आपकी 2 दिन से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज में भी नहीं रह सकती जी, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है। प्रॉफिट आपको होता है मशरूम में, हम लोगों ने भी लिया है, ले भी रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और कितना बड़ा प्रोजेक्ट हम आगे प्लान कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा बैकअप कितना है। इन सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मशरूम आपको बेनिफिट देगी 100% श्योर। जी। क्या गवर्नमेंट स्कीम्स या सब्सिडीज मशरूम फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, आपको क्या लगता है? हाँ, इसमें कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें कि अगर हम देखें हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी आपको 35% सब्सिडी प्रोवाइड करता है, आपके कंपोस्ट टनल पे भी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्शन यूनिट पे भी प्रोवाइड कर रहा है। तो फार्मर्स को उसके लिए भी जाना चाहिए और कितना बड़ा प्रोजेक्ट वो लोग प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको सब्सिडी भी अवेल हो सकती है। अब समय मैं आपके साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चन खेलूं तो इसमें मज़ा आएगा आपको ऑफ कोर्स। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑप्शंस दूंगी सर मैं आपको, बटन मशरूम वर्सेस ऑयस्टर मशरूम, आपने बताया भी, आपकी फेवरेट वैरायटी? देखिए बटन मशरूम है क्योंकि हम लोग जो है वो कंट्रोल कंडीशन में प्रोडक्शन कर रहे हैं जी, तो इसलिए हम लोग उस पर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम नॉर्मल फार्मर की बात करते हैं तो ऑयस्टर पे जाना ज़्यादा बेटर अगर मार्केट है उसके पास, क्योंकि ऑयस्टर का प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, टेक्नोलॉजी इनपुट कम है, उसमें आप सिंपल मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं। ओके। आपकी फेवरेट कौन सी है? एक बटन। ओके सर, मशरूम फार्मिंग इजी है या मशरूम फार्मिंग एडवेंचरस है? देखिए एडवेंचरस आप कह सकते हैं बिकॉज इजी तो नहीं कहा जा सकता। इजी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स भी कई सारे हैं, मार्केट रिस्क भी है इसमें, और आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप प्रोडक्शन करते हैं। मार्केट अवेलेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, ओवरफ्लो का भी ध्यान रखना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एडवेंचरस ही कहेंगे इसको। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सर आप मूवीज़ देखते हैं? हाँ, मूवी कभी कभार अगर समय मिलता है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, अगर मशरूम फार्मिंग एक फिल्म होती तो उसका टाइटल क्या होता सर? मशरूम फार्मिंग अगर एक फिल्म होती तो उसका टाइटल क्या होता, ये तो बेहतर आप ही बता सकते हैं। नहीं सर, ये सवाल आपके लिए ही है, आप ले सकते हैं थोड़ा टाइम, तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। ज़्यादा क्या ज़रूरी है फार्मिंग के लिए, ट्रैक्टर्स या टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम? ट्रैक्टर, ऑब्वियस सी बात है।
ओके सर, आप उत्तराखंड और पूरे इंडिया में मशरूम फार्मिंग का फ्यूचर कैसे देखते हैं? अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड और इंडिया में मशरूम फार्मिंग का, तो अभी साउथ ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं जी। साउथ में। और अभी अगर देखा जाए, जो सबसे पिछड़ा स्टेट था बिहार, और अगर आप डेटा से काउंट करते हैं, नाउ बिहार इज़ द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन इंडिया। जी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है उत्तराखंड, उसके बाद आपका साउथ में कई साउथ आता है। तो मशरूम प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में किस तरीके से मैं देखता हूँ, तो आने वाले टाइम में मशरूम प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन लोग अब जो ट्रेंड है वो बेसिक मशरूम्स की तरफ से कम होता जा रहा है। अब लोग जो है वो आपका स्पेसिफिक और एग्जॉटिक मशरूम्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो फाइनेंशियली साउंड है या जो टेक्नोलॉजिकली इनपुट्स रखते हैं अपने पास, तो वो लोग इस मशरूम्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि बटन पे जब फार्मर्स ने स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया था, तो बेनिफिट हुआ। बिकॉज क्यों बेनिफिट हुआ, उसका रीज़न ये था कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास सप्लाई नहीं थी। अभी क्या है, सीजनल प्रोडक्शन आप हरियाणा में अगर देखते हैं तो एक एक फार्मर 100-100, 150 हट लगाता है, और वहाँ पे जो मशरूम का सेल्स का जो रेट है वो 60 रुपये 50 रुपये भी आ जाता है। अच्छा। जबकि अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट देखते हैं अच्छे मशरूम की, तो 70 से 80 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। तो जो आपका कंट्रोल यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हो जाता है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। तो कई सारे चैलेंजेस भी हैं जिनको कि फेस करना पड़ता है। हाँ, बट ये है कि जैसे जैसे बाहर अदर कंट्रीज़ में डिमांड बढ़ी है, जैसे कि अगर आप देखें तो एक पटवाल जी हैं अभी आपके पौड़ी के, जिन्होंने आपका गुच्ची मशरूम जिसको बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन नॉर्मल कंडीशंस में स्टार्ट किया इंडिया में। पहला ऐसा केस है जिन्होंने स्टार्ट किया है। बाहर अदर कंट्रीज़ में काफ़ी लार्ज स्केल पे करते हैं, बट उन्होंने अभी सक्सेसफुली उत्तराखंड में शुरू किया है। तो और जबकि इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है, और अगर रेट की बात करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये पर केजी ये मशरूम बिकती है। तो उन सारी चीज़ों पे अगर हम फोकस करेंगे, और अगर कोई भी इंसान फोकस्ड है अपने प्रोजेक्ट को लेके, तो चैलेंजेस आएंगे बट सक्सेस ज़रूर मिलती है। सर, फार्मर्स के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज जो उन्हें मशरूम फार्मिंग में सक्सेस की तरफ एक इंस्पायर करे। इनिशियली कहने का मतलब है, इनिशियली फार्मर उन मशरूम्स पे जाए जिनकी डिमांड है, और जाने से पहले अगर वो मार्केट स्टडी कर लेता है तो कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं जी। और अगर टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर है फार्मर का तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट ये है कि आपको टाइमली करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास मिश्रा जी। तो आज हम सब ने सुना मशरूम फार्मिंग के बारे में, उसके चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, क्लाइमेट कितना इम्पैक्टफुल है मशरूम फार्मिंग करने के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड डू कमेंट। थैंक यू।